नमस्कार प्यारे बच्चों, संस्कृत की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत की वर्णमाला के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कितने प्रकार की होती है या वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है। वर्णमाला को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। स्वर वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनको उच्चारित करने में हमें अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है या जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह, ये इनका प्रयोग स्वरों के पश्चात किया जाता है। ये संख्या में 2 है, अनुस्वार और विसर्ग। आइए अब हम वर्णमाला में सबसे पहले स्वरों का अध्ययन करते हैं। संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग होता है वे इस प्रकार है। सबसे पहले स्वर। स्वरों को संस्कृत में 3 भागों में विभक्त किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। परंतु मुख्य रूप से 2 ही प्रकार का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, जिनका उच्चारण करने में हमें 1 मात्रा का समय लगे या जिनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता हो, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। संस्कृत में कहा गया है एक मात्रिका भवेत् ह्रस्व, अर्थात जिनका उच्चारण करने में 1 मात्रा के जितना समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 हैं, जो निम्न हैं: अ, ई, उ, री, लृ। इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के विषय में कहा गया है द्विमात्रिका भवेत् दीर्घः, अर्थात जिनका उच्चारण करने में हमें दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 8 हैं: आ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। संस्कृत व्याकरण में कुछ विद्वान लृ का दीर्घ रूप मानते हैं और कुछ विद्वान लृ के दीर्घ रूप को स्वीकार नहीं करते। इसलिए यहाँ जो लृ दीर्घ में दिया गया है, कुछ विद्वानों के अनुसार इसका दीर्घ रूप होता है और कुछ विद्वानों के अनुसार इसका दीर्घ रूप स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए लृ को सदैव ह्रस्व ही माना जाता है। आइए अब हम व्यंजनों के विषय में अध्ययन करते हैं। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं: क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ वे वर्ण जिनका उच्चारण अंतःकरण से किया जाता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जो कि संख्या में 4 है।
य, र, ल, व। ऊष्म वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से ऊष्मा बाहर निकलती हो, उन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। श, श, स, ह, अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग। व्यंजन वर्णों के अध्ययन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, व्यंजन अपने आप में स्वर रहित वर्ण होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कै के नीचे एक चिन्ह लगा हुआ है जिसे हम हलंत कहते हैं। इसलिए व्यंजनों को हलंत लगा करके लिखा जाता है। लेकिन जब वर्णमाला में या शब्द के रूप में हम वाक्य में जब इनका प्रयोग करते हैं तो स्वर इनके साथ मात्रा के रूप में रहता है। जैसा कि हम जानते हैं, ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है, ई और ई की छोटी और बड़ी मात्रा होती है। उसी प्रकार प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा लग करके और इन व्यंजनों को पूर्ण करते हैं। स्वर मात्राओं के रूप में व्यंजन वर्णों की भाषा को लिखने में या अपने मन के भावों को व्यक्त करने में हमारी सहायता करते हैं। व्यंजन और स्वर। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। प्रत्येक व्यंजन के साथ ए जोड़कर बोला जाता है। जैसे क के साथ हलंत लगा हुआ है, इसलिए कै आधा हो गया अर्थात हल हो गया। धन अ तो मिलकर के बना क। ज धन अ तो मिलकर के बना ज। संस्कृत में प्लस के निशान को धन कहा जाता है। बिना स्वर जोड़े वर्णों के नीचे हलंत लगाया जाता है, जो स्वर जुड़ने के बाद लुप्त हो जाता है। व्यंजन और स्वर के अतिरिक्त अनुस्वार तथा विसर्ग भी संस्कृत वर्णमाला का भाग है। अनुस्वार वर्ण के ऊपर बिंदु लगाया जाता है और इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। जैसे अंश, वंश, कंस आदि। विसर्ग शब्द के बाद लगाया जाता है और इसका उच्चारण है जैसा ही होता है। जैसे नरः, बालकः, सिंहः आदि। मात्रा। जब कोई स्वर व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो मात्रा के रूप में जुड़ता है। जैसे क, धन, आ, का, क, धन, ई, की, क, धन, उ, कु इत्यादि। विशेष। ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए जुड़ने पर हलंत का लोप हो जाता है। जिस शब्द के अंत में जिस स्वर की मात्रा जुड़ी हो वह उसी स्वर से अंत होने वाला कहा जाता है। जैसे बालक, ब, धन, आ, धन, ले, धन, ए, धन, क, धन, अ। तो हमने देखा अंतिम जो स्वर है वो ए है, अतः यह अकारांत कहलाएगा। ऐसे ही लता, ल, धन, अ, धन, त, धन, आ। इसमें अंतिम जो स्वर है वो आ है, अतः लता शब्द आकारांत कहलाएगा। संयुक्त व्यंजन। जब एक स्वर रहित व्यंजन का मेल दूसरे व्यंजन से होता है तब वह संयुक्त व्यंजन बनाता है। जैसे क, धन, श, क्ष, त, धन, र, त्र, ज, धन, य, ज्ञ, ज, धन, य, ज्ञ, श, धन, र, श्र।
वर्ण विच्छेद शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे बालकः ब धन आ धन ल धन अ धन क धन अ। माला म धन आ धन ल धन आ। मुनि म धन उ धन न धन ई। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने को वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे ल धन अ धन त धन आ लता। प धन उ धन से धन पै धन अ। पुष्प उ धन द धन य धन आ धन न धन अ। उद्यान। आइए अब हम वर्णमाला नामक पाठ के अभ्यास में प्रश्नोत्तर करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब हम वर्णमाला नामक पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, उचितं विकल्पं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अर्थात उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे अंत होने वाले शब्द रिक्त स्थान कहलाते हैं। बताइए बच्चों क्या कहलाते हैं? आकारांत की आकारांत? हाँ, आकारांत कहलाते हैं। ऐसे अंत होने वाले शब्द आकारांत कहलाते हैं। ख, शब्द में आए वर्णों को अलग करना रिक्त स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वर्ण विच्छेद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वर्ण विच्छेद कहलाता है। प्रश्न संख्या ग, स्वर व्यंजन के साथ रिक्त स्थान रूप में जुड़ता है। बताइए किस रूप में जुड़ता है? मात्रा या वास्तविक? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, स्वर व्यंजन के साथ मात्रा रूप में जुड़ता है। प्रश्न संख्या घ, रिक्त स्थान वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं होता। तो बताइए किन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं होता? व्यंजन वर्णों का। अंग, रिक्त स्थान का उच्चारण है जैसा होता है। बताइए किसका उच्चारण है जैसा होता है? अनुस्वार का कि विसर्ग का? विसर्ग का। अर्थात सही उत्तर होगा विसर्ग का उच्चारण है जैसा होता है। प्रश्न संख्या 2, निम्न शब्देषु वर्ण विच्छेदः कुरुत। निम्न शब्दों में वर्ण विच्छेद कीजिए। पहला उदाहरण है रमा। उत्तर होगा र के नीचे हलंत लगाएंगे क्योंकि हमको इससे स्वर को बाहर करना है। तो र में ए शामिल है, इसलिए रे को हलंत लगाया, प्लस का साइन लगाएंगे जिसे हम संस्कृत में धन कहते हैं, और स्वर लिखेंगे अ, फिर धन का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे म और मैं के नीचे हलंत लगाएंगे। उसके बाद फिर हम धन का चिन्ह अर्थात प्लस लिखेंगे और आ की आ मात्रा के रूप में, इसलिए हम क्या लिख देंगे? आ। इस प्रकार रमा शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ र प्लस अ प्लस म प्लस आ, अर्थात र धन अ धन म धन आ। इस प्रकार बना रमा।
अन्य शब्द है उद्यान। उ स्वर है, इसलिए क्योंकि स्वर का आगे विभाग नहीं हो सकता, स्वरों को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए अगर किसी शब्द में उसका प्रारंभ या बीच में कहीं भी स्वर आता है तो हम उसको उसी रूप में लिख देते हैं। जैसे उद्यान में ऊ आया है तो हमने ऊ लिखा वैसा का वैसा, प्लस अर्थात धन द और द के नीचे लगा दिया हलंत। देखिए द के अंदर द आधा होता है और यह पूरा होता है, उसमें भी आ की मात्रा होती है, तो द के नीचे हलंत लगाया, और धन य और यह के नीचे हलंत प्लस आ धन न। अब न के अंदर ए है इसलिए न को भी हलंत लगाएंगे, और धन अ, इस प्रकार बना उद्यान। अब हमारे पास शब्द है बालिका। बालिका ब धन आ धन ल धन ई धन क धन आ, इस प्रकार बना बालिका। नदी न धन अ धन द धन ई बना नदी। भानु भ धन आ धन न धन उ। कक्षा क धन अ धन क धन श धन आ, कक्षा। प्रश्न संख्या 3, निम्न संयुक्ताक्षरैः निर्मित शब्दानां त्रीणि उदाहरणानि लिखत। निम्न संयुक्त अक्षरों से बने शब्दों के 3 उदाहरण लिखिए। त्रिभुज, त्र से त्रिभुज, त्रिकोण, त्रिशूल। द से विद्यालय, विद्यार्थी, विद्युत। ज्ञान, ज्ञात, ज्ञानी। श्र, श्रवण, श्रावण, श्राप। प्रश्न संख्या 4, शुद्धम उत्तरम लिखत। शुद्ध उत्तर लिखिए। क वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने को क्या कहते हैं? उत्तर है वर्ण संयोग। ख श स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? उत्तर ऊष्म वर्ण। ग किन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है? उत्तर है स्वर। घ किस वर्ण की मात्रा नहीं होती? उत्तर अ की मात्रा नहीं होती। बिना स्वर जोड़े व्यंजनों के नीचे लगाया जाता है हलंत। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।